आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स इशू के बारे में कि राइट्स इशू क्या होता है। देखिए, कई बार जो कंपनीज ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि वो या तो उधार ले लें यानी कि डेट, ठीक है। दूसरा, या तो वो कम जो इक्विटी है, कंपनी की जो ओनरशिप है, उसको वो सेल करें और मनी रेज करें। दो ही ऑप्शन है उनके पास। तो मान लेते हैं कि वो डेट का ऑप्शन चूज़ नहीं करती है, वो चूज़ करती है इक्विटी का ऑप्शन। अब वो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो यानी कि उसके शेयर होल्डर पहले से होंगे। अब वो कंपनी मनी और रेज करना चाहती है, तो फिर से उसके बाद दो ऑप्शन है कि पहला, कि उसके जो पुराने जो शेयर होल्डर हैं, यानी कि जो उसके अभी के जो शेयर होल्डर हैं, उनको वो शेयर इशू करे और मनी रेज करे। दूसरा ऑप्शन है कि वो फ्रेश शेयर इशू करे और मनी रेज करे, ठीक है। अब कंपनी, अगर मान लेते हैं कि कंपनी के ऑलरेडी जो शेयर हैं उनको वो शेयर इशू कर रही है, कंपनी के जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है उनको वो शेयर इशू कर रही है और वो डिस्काउंट पे दे रही है। मतलब कंपनी में जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है मार्केट में 100 रुपये का, लेकिन कंपनी दे रही है 80 रुपये का, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस टाइप से जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे बोलते हैं राइट्स इशू। तो अब ये सवाल आता है कि क्या जो पहले से जो शेयर होल्डर है उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो इस तरीके के ऑफ़र को एक्सेप्ट करें? तो आंसर है नहीं, वो उनके ऊपर है, वो कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यानी कि जो उनका कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने बात करी एक शॉर्ट नोट के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानते हैं। When a company needs additional equity capital, it has two choices: ask more money from existing shareholders or go for fresh set of investors, ठीक है। अगर मान लेते हैं कंपनी को और इक्विटी कैपिटल की ज़रूरत है, उधार की नहीं, इक्विटी कैपिटल की ज़रूरत है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि पहला, कि उनके जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो उनसे मनी मांगे, ठीक है, वहाँ से मनी रेज करे, या फिर जो नए इन्वेस्टर है उनके पास जाए और उनको फ्रेश शेयर इशू करे। तो मान लेते हैं कि कंपनी दूसरा ऑप्शन चूज़ करती है, जो नए इन्वेस्टर हैं वो उनके पास जा रही है और उनको वो फ्रेश शेयर वो इशू करेगी। तो देखिए उस केस में क्या होगा। उस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके जो होल्डिंग्स हैं वो हो जाएंगी डाइल्यूट। अब समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कंपनी में 5 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, 5 शेयर होल्डर हैं और पाँचों के पास 1-1 लाख, ठीक है, 1-1 लाख शेयर हैं। तो 1-1 लाख शेयर उनके पास हैं, ठीक है। अब अगर वो कंपनी 5 नए शेयर होल्डर्स के पास जाती है, ठीक है, उनको वो 1-1 लाख शेयर अगर वो इशू कर रही है, तो यहाँ पे अगर हम इस हिसाब से देखें, तो हर एक इन्वेस्टर जो है वो कितने परसेंट का वो मालिक है, तो हम कह सकते हैं 20%, है ना, 20% का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 शेयर होल्डर हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यानी कि जो होल्डिंग्स है वो कम हो जाएंगी। वो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 10%, है ना। उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो तो कम हो जाएंगी ना, वो तो 10% हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न होता है वो डाइल्यूट हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी ये समझाया कि जो उनका जो शेयर होल्डिंग, जो उनकी होल्डिंग्स होंगी, ठीक है, वो कैसे उनकी कम हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी में हैव 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी के पास 10 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, और ठीक है, जिसकी एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 करोड़, ठीक है। देखा जाए तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1 करोड़। तो 1 करोड़ क्या है उनकी इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। अब इसे भी हम समझते हैं कि इश्यूड और जो पेड अप कैपिटल होती है वो क्या होती है। देखिए,
कंपनी की कंपनी की जो वैल्यू है मानते हैं 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए है उस कंपनी की वैल्यू। तो ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। क्या है ये? ऑथराइज कैपिटल। जब हम बैलेंस शीट के बारे में हम पढ़ेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तब इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। अब यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल का मतलब आप ये समझिए कि जैसे आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, उस घर की वैल्यू है 10 लाख, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, उसका आधा पोर्शन आपने बेच दिया। तो उसका मतलब थोड़ा ना कि आपकी जो घर की वैल्यू है वो पूरे 10 लाख से कम हो गई, नहीं ना। तो जिसके पास ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इस 1 करोड़ को इन्होंने डिवाइड कर दिया 10,000 शेयर में, ठीक है, 10,000 शेयर में, 10,000 शेयर में इन्होंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 10,000 शेयर में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब कंपनी के लिए काम करते हैं, इस 10,000 में से 1,000 शेयर हम इशू कर देते हैं। इशू का मतलब क्या, इशू करके मनी रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने इशू करे 1,000 शेयर, जिसके एक शेयर की वैल्यू थी 1,000 रुपये, मतलब 1,000 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत भी कितनी है, 1,000 रुपये ही है, ठीक है। तो कंपनी ने इशू करे 1,000 शेयर और इस पे जो कैपिटल आई वो पूरा का पूरा पैसा आ गया, ठीक है, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 यानी कि हमारे पास 10 लाख रुपए आ गए। तो इसे हम बोलेंगे इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल, इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। तो कंपनी ने 10 लाख शेयर के 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे थे और 10 लाख रुपए पूरे आ गए, तो उसे बोलेंगे इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। इफ़ इट इश्यूज अनदर 10 लैक्स, ठीक है, अभी तो कंपनी के पास 10 लाख शेयर हैं, एक की वैल्यू है 10 रुपये, यानी टोटल हो गया 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 1 करोड़ का ये इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल है। अब मान लेते हैं कि कंपनी 10 लाख शेयर और इशू कर रही है, ठीक है, कुछ जो नए इन्वेस्टर है उनको। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख शेयर को अगर हम परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर हम ओनरशिप के हिसाब से देखें तो जिसके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं कि हाँ कि उसके पास 10% ओनरशिप है, ठीक है, 10% उसके पास ओनरशिप है। तो अगर कंपनी 10 लाख शेयर और इशू करेगी तो ये बताइए कि नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 20 लाख हो गए, 20 लाख हो गए ना। तो जहाँ पर पहले अगर किसी के पास 1 लाख शेयर थे तो वो उसके पास मालिकाना हक था 10%, लेकिन जब 20 लाख हो गए तो फिर कितना होगा, 5% होगा ना, कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे होल्डिंग्स है उसमें चेंज आ जाएगा। तो अगर कंपनी 10 लाख शेयर और इशू कर देती है तो उसकी वजह से क्या होगा, टू इंक्रीज इट्स कैपिटल द प्रपोर्शन हेल्ड बाय एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल कम डाउन। तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन जो होल्डिंग्स है शेयर होल्डर्स की वो कम हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी, है ना। और जो कंपनी की जो इश्यूड और जो पेड कैपिटल है वो हो जाएगी डबल, यानी पहले 1 करोड़ थी, अब हो जाएगी 2 करोड़ रुपए। तो इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ होल्डिंग, डाइल्यूशन ऑफ होल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो इसीलिए जो हमारा कंपनीज एक्ट है रिक्वायर्स दैट a company which wants to raise more capital through an issue of shares must first offer them to existing shareholders। तो ऐसी चीज़ें ना हो तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ये कहता है कि पहले जो शेयर हैं वो आपको, जो आपके पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आपको इशू करना पड़ेगा। तो इस टाइप के ऑफर को हम बोलते हैं राइट्स इशू। क्या बोलते हैं? राइट्स इशू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर कंपनी राइट्स इशू लेकर आ रही है तो क्या इन्वेस्टर के लिए ये कंपलसरी है कि वो उसको चूज़ करे? तो आंसर है नो। ये उसके पास बस एक चॉइस है, वो चाहे तो सब्सक्राइब करे चाहे वो सब्सक्राइब ना करे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी कहती है कि जिन लोगों के पास 2 शेयर हैं वो एक और शेयर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज दैट अगर आपके पास 20 शेयर हैं तो आप 10 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना राइट किसी और को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका फ्रेंड है और आप हो, ठीक है, आप दोनों के पास एक ही कंपनी का आपको शेयर है और कंपनी राइट्स इशू लेकर आ रही है, लेकिन आप बाय नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो राइट है वो आप अपने जो फ्रेंड है आप उसको भी आप दे सकते हो, ठीक है, कि वो चाहे तो उसके बिहार पे वो चाहे तो क्या वो जो राइट है वो उसको यूज़ कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि मतलब एक एक पर्सन अपना जो राइट है वो किसी और को ट्रांसफ़र करता है, तो इसे हम बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ राइट्स। क्या बोलते हैं इसको? रिनंसिएशन ऑफ राइट्स। राइट्स entitlements also get traded on the stock exchange for a defined period। अब इस तरीके के जो राइट्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हैं, यानी कि उनकी बाय सेलिंग होती है। जो राइट्स होते हैं उनकी भी बाय सेलिंग होती है, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कभी भी आप उसको बाय कर लो, सेल कर लो। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये जो राइट्स है यही वाले राइट्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब आमतौर पे क्या होता है कि जब राइट्स इशू आता है तो शेयर जो होते हैं वो डिस्काउंट पे मिलते हैं शेयर होल्डर्स को। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था ना, जैसे यहाँ पे उन्होंने दे भी रखा है एग्जांपल कि अगर एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10 शेयर हैं किसी कंपनी के और मार्केट वैल्यू चल रही और उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है मार्केट में 100 रुपीज़। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको डिस्काउंट पे इशू कर रही है, कितने रुपए? 70 रुपये। कंपनी कह रही है कि जिनके पास दो शेयर हैं वो एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो मिस्टर ए हैं उनके पास टोटल नंबर ऑफ जो शेयर है वो हैं 10, ए हैज़ 10 शेयर, तो यानी कि वो 5 शेयर के लिए वो अप्लाई कर सकता है। मार्केट में शेयर का प्राइस है 100 रुपये, लेकिन उसको मिल रहा कितने पे? 70 रुपये पे, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि अपने राइट्स का वो यूज़ नहीं करते, ठीक है, ना तो वो यूज़ करते हैं ना तो वो किसी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कई बार अगर कुछ शेयर होल्डर ऐसा होता है कि हाँ कि वो कह रहा है कि उसे और शेयर चाहिए, तो वो उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज अलाउ शेयर होल्डर्स टू अप्लाई फॉर एडिशनल शेयर्स बियॉन्ड देयर entitlement because some shareholders may neither apply for shares under their entitlement nor transfer their rights to others। ठीक है, तो कई बार मतलब ऐसी कंपनी के पास पड़े होते हैं, कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो यूज़ नहीं करते, तो कंपनी अलाउ कर देती है कि हाँ ठीक है आप और शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर राइट्स इशू आ रहा है तो उस केस में जो सेबी की जो कुछ गाइडलाइंस है वो फॉलो करना ज़रूरी है, किसको? कंपनीज़ को। और जब भी राइट्स इशू आता है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी की रिकॉर्ड डेट पहले से वो फिक्स करके रखेगी, ठीक है, ताकि वो खुद से पता लगा सके कि अच्छा कि हमारे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है। क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि अगर एक कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसके शेयर बाय सेल होते रहेंगे, तो इसीलिए एक रिकॉर्ड डेट आपको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, किसको? सॉरी, कंपनी को, ताकि उस डेट पे पता लगा जा सके कि अच्छा ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं। रिकॉर्ड डेट के बारे में मैंने हमारा जो लास्ट लेक्चर था मैंने उसमें भी आपको बताया था। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी एक सीरीज़ है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, तो आप वो देख सकते हैं। द कंपनी मस्ट इशू ए लेटर ऑफ ऑफरिंग गिविंग डिटेल्स of the issue including the purpose for which funds are being raised। और एक लेटर भी देना होगा सेबी को। कौन देगा? कंपनी देगी। उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी कि कंपनी जो मनी है वो रेज क्यों करना चाहती है, और राइट्स इशू से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो सारे उस लेटर में होगी। प्लस कंपनी क्या करेगी, एक आर्बिट्रेज लेटर वो लिखेगी, किसको? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको, ठीक है। और वो कब होना चाहिए? एटलीस्ट 3 days बिफोर द इशू ओपन्स, मतलब इशू ओपन होने से 3 दिन पहले उनको वो देना है। इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन ए
प्लेन पेपर इफ़ दे डू नॉट रिसीव द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मान लेते हैं कि इन्वेस्टर को एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला है, तो वो जो एक प्लेन पेपर होता है उससे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ए राइट्स इशू इज़ ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज और एंड ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज। तो राइट्स इशू के जो राइट्स इशू है वो ओपन होता है मिनिमम 15 दिन के लिए और मैक्सिमम 30 दिनों के लिए। और अंत में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जब भी राइट्स इशू आता है तो कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जो होल्डिंग्स होती है शेयर होल्डर्स की, उसमें आपको कमी देखने को आपको मिलेगी।